अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का ये बहुत अहम प्रोग्राम है हमारा, जिसका टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक की जालिमाना कार्रवाइयाँ कराची के शहरियों के खिलाफ। एक तरफ तो एक्सेस बिलिंग चल रही है, 2 गुना 3 गुना बिल्स आ रहे हैं बिजली के लोगों के। दूसरी तरफ जानिब ऐसा सिलसिला है कि जो लोड शेडिंग का मामला है वो अपने इंतहा को है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, सैयद शाहिद पाशा भाई, जिनका ताल्लुक बहुत लंबे अरसे तक एमक्यूएम से रहा है और कराची के मामलात पर इनकी गहरी नज़र है, कराची के मसाइल पर इनकी गहरी नज़र है। हम इन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर सैयद शाहिद पाशा भाई। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। फराज भाई कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? और आप तमाम अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं उन सबका सलाम। जी हाँ, शाहिद भाई, इस वक्त कराची के शहरी एक बहुत अजियतनाक वक्त से गुजर रहे हैं के इलेक्ट्रिक को लेके। और आपकी नज़र कराची के मसाइल पर बड़ी गहरी होती है। तो शाहिद भाई, आप क्या देखते हैं, किस तरीके से, जिस तरीके से बिलिंग हुई है, लोगों को 2-2 3-3 गुना बिल आए हैं के इलेक्ट्रिक की जानिब से। पिछले महीने भी एक्सेस बिलिंग हुई है, इस महीने भी जालिमाना छुरी चलाई है के इलेक्ट्रिक ने। और दूसरी तरफ बेपनाह किस्म की जो आ, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है इस लोड शेडिंग के लिए। पूरी पूरी रात लोग तकलीफ से गुजार रहे हैं, पूरा पूरा दिन तकलीफ से गुजार रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन मसाइल जी, बदकिस्मती है ये हमारी और ख़ास तौर पे कराची वालों की कि वो कहते हैं ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर डबल रोटी खा जाता है पूरी। को? एक पीस पे 2 बिल्लियां लड़ती हैं और बंदर आके दोनों को तस्वीर कराने के चक्कर में बैठता है और दोनों की थोड़ी-थोड़ी करके पूरी डबल रोटी खा जाता है। तो ये के इलेक्ट्रिक ख़ास तौर पे और सिंध गवर्नमेंट ख़ास तौर पे ये दोनों ज़िम्मेदार हैं कराची के अवाम का सत्यानाश करने का। और अगर अपनी साइड पर हम बात करें, आपने शुरू में कहा कि तवील अरसे एमक्यूएम के साथ रहे हैं। भाई मैं रहा नहीं हूं, मैं अभी भी हूं। मैं एमक्यूएम का बाकायदा लीगल डेप्यूटी कन्वीनर हूं। ये और बात है कि कुछ बदमाशों ने, कुछ गुंडागर्द अनासिर ने, कुछ करप्ट अनासिर ने फारूक सत्तार भाई समेत मुझे भी एक फ्रॉड के जरिए एमक्यूएम से साइड लाइन किया है। वो इसीलिए कि हम इश्यूज पे बात करते थे और हमारा मकसद ये था कि जब एमक्यूएम बनी है तो एम शायद भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है मुझे। मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ शायद लोग भाई। आके एमक्यूएम से मिलते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब सुन पा रहा हूँ मैं हेलो, आपको। जी आवाज हाँ, अब मेरी सुन नहीं पा आ रहा रही? हूँ। अब आ रही है, हाँ, अब आ रही है। एक्चुअली मैं मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ तो पीछे से अब ठीक है, ठीक आपको पता है कॉल्स वॉल्स आती रहती हैं, तो वो एक तो प्रॉब्लम ही रहेगी। वो शॉर्ट टाइम था तो मैं लैपटॉप से हो जाता तो ज्यादा आसानी रहती, लेकिन एनीवे अब तो खैर मैं हो गया। अच्छा, बात ये है फराज भाई कि ये देखें मेरे हाथ में ये बिल है, खुद के इलेक्ट्रिक का बिल है। और अगर मैं इसको कैमरे की तरफ फोकस करूं तो आप देखेंगे, आपको नजर आ रहा है कितने का है? बिल्कुल। 442 रुपए का बिल है। जी, आपको ये नजर आ रहा है। और अगर मैं इसको फोकस करूं तो ये आपको एक टैरिफ नजर आएगा जो इन्होंने मेरा फिक्स कर दिया है। स्टार्टिंग जो है वो मेरी हो रही है तकरीबन 14 रुपए पर यूनिट से। बिल्कुल। मतलब आप ये देखें कि मैं डिप्टी कन्वीनर ऑफ एमक्यूएम, मैं अपना बिल सही नहीं करवा सकता तो आम लोग फिर क्या हैं? आप सोचें, मतलब इस सोच को सोचें कि के इलेक्ट्रिक वाले जो हैं वो किस तरह आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से वजीर आजम पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि इस मैं इसी पीरियड के दौरान आपसे सरचार्ज लेट फीस नहीं ली जाएगी और सब्सिडी दी जाएगी और गवर्नमेंट आपके बिल का आधा बिल पे करेगी। इस तरह की फैसिलिटीज पूरे पाकिस्तान में दी गई है, वापडा में, लेफ्टो में और पता नहीं जो जो आईएस को जहां जहां जो जो इलेक्ट्रिक कंपनियां काम कर रही है। लेकिन ये जो के इलेक्ट्रिक कराची में है, के इलेक्ट्रिक ने वजीर आला की बात मानने से इनकार किया, के इलेक्ट्रिक ने वफाक की बात मानने से इनकार किया। वजह क्या है?
वजह यह है मेरे भाई कि जब हम सियासत में नए नए आए तो हमें एक जमाने में ये पता चला कि ये ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं। ये ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाने में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनके साथ मिला हुआ होता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कहता था कि आप एकदम से 10 रुपए बढ़ा दें, फिर मैं मुज़ाकरात करूंगा और मैं बैठूंगा और बैठ के फिर हम, आपको 5 रुपए बढ़ाना है ना, लेकिन आप 5 रुपए बढ़ाएंगे तो शोर मचेगा। आप एकदम से 10 रुपए बढ़ाते फिर शोर शराबा होगा, मुज़ाकरात होंगे, तो मैं फिर 5 रुपए में ले आऊंगा तो मेरी वाह वाह हो जाएगी और जो मेरा ब्रीफ केस है वो मुझे मिल जाएगा। तो यही के इलेक्ट्रिक और सिंध गवर्नमेंट का सिलसिला चल रहा है भाई। सिंध गवर्नमेंट शोर मचाती है, के इलेक्ट्रिक जो है उनसे डील कर लेती है। और बाखुदा मैं आपको ये बात हकीकतन बता रहा हूं कि इसमें एमक्यूएम के भी कुछ बड़े शामिल हैं, जो सिंध असेंबली में मेंबरान हैं, करता धरता है, जो पीपल्स पार्टी के बड़ी है इस वक्त, जो पीपल्स पार्टी के तमाम करतूत पर और के इलेक्ट्रिक समेत तमाम इदारों जो कराची के अवाम को लूट रहे हैं उनके करतूत पर आंख बंद किए बैठे हैं, क्योंकि उनका हिस्सा उनको मिल जाता है और उनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद टोले से है। ऐसे अनासिर जो बैठे हुए हैं, जो हम देखें किससे मुंसिफी चाहें, किससे दाद रसी चाहें, जिन लोगों को आपने वोट दिए, नंबर 1 पीटीआई वाले, वो बिल्कुल आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, वो नजर ही नहीं आते। नंबर 2 एमक्यूएम बहादुराबाद, जो इस वक्त एमएनए 4 कम अज कम कराची से हैं और सिंध असेंबली में उनके एमपीएस हैं, वो इस सिलसिले में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप किसके पास जाएंगे? अब मैंने आपको अपना बिल दिखाया, इसमें मैं जो जिस मकान में अभी रेंट पे रह रहा हूं, मैं इस मकान में आया हूं जुलाई 2019 में, और मेरे पास जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगकर आ रहे हैं वो 2018 के लग के आ रहे हैं। और भाई मेरा 2018 में मैं यहां था ही नहीं, मैंने अपने जहां से आया हूं वहां पूरे बिल क्लियर करके आया हूं। 2018 के मैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इस मकान के क्यों भरूं? जो लोग मकान छोड़कर चले गए अब वो कैसे भरेंगे? मतलब ये जो के इलेक्ट्रिक वाले हैं ये इंसान के बच्चे हैं या नहीं है? इनको पता है कि मतलब कराची के अवाम का कैसा खून निचोड़ा जा रहा है? ये निचोड़ नहीं, क्योंकि कोई कराची के अवाम के लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। अच्छा, बस शायद मैंने भी आ रहा था कि कराची की आवाम जाए तो किस दर पे जाए भाई। कराची की आवाम तो सियासी यतीम हुई हुई है पिछले 4-5 सालों से, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब जाए तो किस दर पर जाए कराची की आवाम? क्या पीटीआई के पास जाए, जमात इस्लामी के पास जाए, फारूक सत्तार साहब के पास जाए, पीआईबी जाए, पीपल्स पार्टी के पास जाए? हम कहां जाकर अपना ये दुख दिखाएं कराची की आवाम कि एक तरफ देखें, आपने, दूसरी तरफ फारूक ये मैं आपसे सत्तार भाई जो हैं, जी सॉरी आपकी आवाज कट रही है, अगर सही से आखिरी जुमले मैं नहीं ये समझ सका मैं। एक तरफ तो आपने बिलों की बात की, ये भी हम भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। किसी भी वक्त आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी या मेरी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, वजह यह है कि लाइट चले जाएगी। तो ये सिलसिला सही इस बात, वक्त पूरे इलाके के साथ है। तो कराची की बिल्कुल सही। आवाम अपने केस को लेकर किसके पास जाए? कौन सा ऐसा फोरम होना चाहिए? एक आज से 4-5 साल पहले तक तो एक फोरम होता था जो कि इस किस्म के मसाइल को डील भी करता था और हल भी कर देता था। आज हम कहाँ जाएं? जी फराज भाई, देखें सबसे बड़ा मसला तो यह है, फारूक सत्तार भाई को ये सारी बातें मालूम है, मुझे भी मालूम है, मैं तो खुद विक्टिम हूँ और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनके घरों में ये प्रॉब्लम आ रही है। वजह यह है कि फारूक भाई इसके पास इस वक्त पावर नहीं है। बात यही है ना, पावर है किसके पास? अच्छा, पावर कॉरिडोर जो है वो पीटीआई के पास है, या कराची में 4 सीटें एमक्यूएम को मिली है, 14 सीटें पीटीआई को मिली है। आप देख लें, पीटीआई तो ऐसा इस वक्त तक लगता है शॉक्ड में है कि वो जीत कैसे गए। अभी तक वो उस कैफियत से ही बाहर नहीं निकले कि ये हमें 14 सीटें कैसे मिल गई है। ये 14 सीटें कैसे मिली है, मैंने आपको बताया ना कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर डबल खा गया, 14 सीटें उनको मिल गई। इन 14 सीटों के अंदर से बहुत मजरत के साथ एक सीट ऐसी थी जिसके एमएनए ने आज जो है अपनी पुरानी वाला काम किया, और वो जाकर लाइंस एरिया के एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत साहब पुरानी तरबियत के साथ जाकर बैठ गए वो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में, और कहा जब तक लाइंस एरिया की लाइट नहीं आएगी मैं नहीं उठूंगा। और वो रात के 10-9 बजे तकरीबन लाइंस एरिया की लाइट खुलवा के उठे। वो एक उनकी तरबियत थी पुरानी जो दिख रही थी, नजर आ रही थी आज के पूरे दिन के अंदर। बाकी 13 लोग तो पता नहीं कहाँ सुलेमानी टोपी पहन के गायब हो गए थे, वो तो नजर ही नहीं आया ना। तो कराची सिर्फ एक लाइंस एरिया तो नहीं है, कराची सिर्फ एक मलिर तो नहीं है, कराची तो बहुत बड़ा शहर है। 14 हल्के उनके, 13 बाकी उनके हल्के हैं, 4 हल्के एमकेएम के पास हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के पास हैं। वो कहाँ जाएंगे वो लोग? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आमिर भाई ने जो किया एग्जाम,
ये एक डिफरेंट इश्यू है। लाइट ना आना, लाइट चले जाना, ये एक डिफरेंट इश्यू है। लेकिन लाइट आप खर्च करें 100 रुपए की और बिल आए 1000 रुपए का, ये एक डिफरेंट इश्यू है। देखिए, बिल अगर मुनासिब आएगा तो सब लोग भरेंगे, नॉर्मली कोई मसला नहीं है। अब मैंने आपको बताया ना, डोमेस्टिक जो घर की जो बिजली के बिल होते हैं, वो पहले 200 यूनिट जो है वो 5 रुपए 38 पैसे से चार्ज होते हैं। अगर आपने 200 या 200 से कम यूनिट चार्ज किए हैं तो आपको 5 रुपए 38 पैसे के हिसाब से चार्ज होना चाहिए, प्लस जो भी आपके और दीगर टैक्सेस वगैरह उसमें जो लगते हैं वो सब मिलाकर आपका हार्डली जो है वो 500 800 1000 रुपए का बिल होना चाहिए, अगर आप 200 यूनिट या 150 यूनिट जलाते हैं। लेकिन 201 यूनिट से अगर आप ऊपर चले जाते हैं और आप 300 यूनिट तक या 500 यूनिट तक का उनका टैरिफ है, वो चला जाता है 8 रुपए पर। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो जो पहले आपने 200 यूनिट खर्च किए वो भी 8 रुपए में देंगे, नहीं। बिल का बाकायदा एक ब्रेकअप आता था हमेशा पीछे बिल के। इस जगह पर ये जो बिल की ये वाली जो जगह है, यहां पर हमेशा एक ब्रेकअप आता था कि आपने जनाब अली 200 यूनिट भरे हैं, जलाएं, वो तो हो गए 538 रुपए के हिसाब से 538 रुपए। अब आपने जो 100 यूनिट जलाए हैं वो 8 रुपए के हिसाब से हैं, तो ये 100 यूनिट जो है वो 8 रुपए के हिसाब से 100 यूनिट के 800 रुपए हो गए, या 500 रुपए, 500 200 यूनिट जो भी है। फिर 500 से ऊपर अगर आप जाते हैं, ये 300 से 500 तक यूनिट आप जलाते हैं, तो वो 10 रुपए के हिसाब से होते थे। लिखा हुआ आता था कि पहले 200 यूनिट के 500 रुपए, उसके बाद के 100 यूनिट के 800 रुपए, फिर उसके बाद के 200 यूनिट के आपके 10 रुपए के हिसाब से, फिर उसके बाद एक फ्लैट टैरिफ आ जाता था कि अगर आप 700 यूनिट के बाद ऊपर जाते तो 14 रुपए 38 पैसे का आपका बिल आता था कि अगर आपने 500 से लेके 700 तक यूनिट जलाए तो 14 रुपए 38 पैसे। फिर उन सबको टोटल करके कम किया जाता था और फिर आपका टैक्सेस वैक्सेस लगा के बिल बनाया जाता था। मेरे पास पुराने बिल रखे हुए ऐसे, अभी मेरे पास, मैं लेके आ जाता अगर मुझे पहले थोड़ा सा याद रहता। अब आप ये देखें, अब आपका 200 यूनिट जल गए तो चले 5 रुपए के हिसाब से बिल आ रहा है, लेकिन अगर आपके 300 यूनिट जल गए तो टोटल 300 यूनिट का बिल ही 8 रुपए के हिसाब से आ रहा है। इस बेईमानी को कौन पकड़ेगा? स्लैब सिस्टम गायब कर दिया के इलेक्ट्रिक ने। गलत गलत किया ना, ये बेईमानी है, ये चीटिंग फ्रॉड है, ये बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके लिए जो सिंध हाई कोर्ट को सोमोटो एक्शन लेना चाहिए। इसके लिए बहुत शोर शराबा हुआ है, बहुत से लोगों ने, मैंने देखा है जमात इस्लामी समेत काफी लोगों ने, फिर फारूक सत्तार भाई ने भी एक एक्स एमपीएस का ग्रुप बनाया था। वो हमारे एक्स एमपीएस जो हैं वो गए थे फारूक भाई के साथ, और उन्होंने, फारूक भाई ने एक टीम बनाई थी कि ये लोग जाकर जो है वो के इलेक्ट्रिक से बात करेंगे। तो वो लोग गए, उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं था, वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। उन्होंने कहा आपके तो एक दो केसेस हम सही कर देंगे। हम एक दो केसेस के लिए थोड़ी गए थे, हम इज्तिमाई तौर पे कराची के केसेस के लिए गए थे, लेकिन के इलेक्ट्रिक वालों ने हमें सफेद झंडी दिखा दी और हमें वहां से भगा दिया। अब देखे, मसला जूं का तू है। मैंने आपको अपना बिल दिखाया, मेरे बिल में इन्होंने फ्रॉम द एक यूनिट भी अगर मैं जलाऊंगा, इन्होंने पता नहीं कौन सा रेट लगाया है, एक यूनिट का भी 14 रुपए 38 पैसे 20 पैसे। और अगर आप एसी चला लेते हैं गलती से, आप बच्चे परेशान हो रहे हैं गर्मी में, तो आपका जो बिल है आप देख रहे 34,000 रुपए का बिल है। इस पे चले पिछले महीने का भी बिल शामिल है जो मैंने नहीं भरा, लेकिन उस पर भी सरचार्ज लगा हुआ है। और ये जो बिल आया इस पे भी लिखा हुआ था कि अगर आपने 18 जून तक नहीं भरा तो इस पे भी सरचार्ज लगेगा। तो व्हाट इज दिस ऑल नॉनसेंस? और के इलेक्ट्रिक वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। देखिए, आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और यकीनन इसमें भी मजीद आपके गेस्ट ऐड होंगे, और मेरी जो गुफ्तगू है ये डेफिनेटली ऑनलाइन जाएगी और रिकॉर्ड होगी। आप लाइव है इस वक्त लाइव है, और जी लोगों के मुझे पता है, मैसेज मुझे पता है। तो फराज भाई, लोगों को सोचना चाहिए कि इसके लिए कोई, अगर फारूक सत्तार भाई और हम मिलकर कोई इज्तिमाई कैंपेन का हम अगर फैसला करते हैं, जिसमें धरना देना भी हो सकता है, एहतजाजी मुजाहरा भी हो सकता है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, तो फिर लोगों को देखे आना पड़ेगा तैयार होकर भाई। भाई के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शोर मचाना है। पब्लिक तो इंतजार में कि कोई उनको लीड करे। मैं आपको शाहिद भाई अच्छा, आपकी नजर एक और तरफ एक और तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाह रहा हूँ। आज हमने मालूमात की कि पंजाब में 400 यूनिट का बिल कितना आ रहा है। जी जी, 400 यूनिट रिहायशी जो रेजिडेंशियल कनेक्शंस हैं उनका 400 यूनिट का बिल क्या आ रहा है।
पंजाब के जी जी। मुख्तलिफ शहरों में 4000 के करीब ऑलमोस्ट 400 यूनिट्स का बिल आ रहा है, 10 रुपए पर यूनिट, 11 रुपए पर यूनिट ऐसा चल रहा है। कराची ठीक शहर है। के अंदर 400 यूनिट का जो बिल है, जो यूनिट के चार्जेस के बाद फिर सारे टैक्सेस वैक्सेस ये वो अलाना फलाना मिला के 9 से 10 हज़ार रुपए बिल आ रहा है। सही है, बिल्कुल शायद दुरुस्त। ये कोई जुल्म नहीं है कि कोई हवाई जहाज में बैठ के बिजली यहाँ तक ला रहे हैं। वो क्या ऐसा हो रहा है कि जो पेट्रोल कराची पोर्ट से निकल के कश्मीर तक जाता है उसका रेट तो पूरे पाकिस्तान में सेम होता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं लगते। अच्छा, जो बिजली ऊपर से उतर के नीचे तक आ रही होती है उसके ऊपर ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि बिल्कुल, क्या। ये जाती है। कराची को इन्होंने सफेद हाथी बनाया हुआ है, दूध देने वाली गाय बनाया हुआ है, और कराची के टैक्सेस के ऊपर आपको मैं बताऊं कि अगर पिशावर में भी रोड बनती है तो वो पैसा कराची के अवाम के टैक्स का होता है। लाहौर में भी अगर हॉस्पिटल बनता है तो वो पैसा कराची के अवाम के टैक्सेस का होता है। कराची के अवाम साल भर में 3000 अरब रुपए टैक्स जमा करके वफाक को देते हैं, और बदले में क्या मिलता है कराची को? 40 अरब, 42 अरब। मतलब ये ऊंट के मुंह में जीरा। 3000 अरब रुपए हम जमा करके देते हैं और हमें मिलता क्या है? हमें 10% भी वापस नहीं मिलता है। अगर हमें 10% भी वापस मिल जाए ना तो कराची के बहुत सारे मसले हल हो जाए। अच्छा फराज भाई, ये हमारे जो मेंबराने कौमी असेंबली बैठे हुए हैं, इन लोगों को चाहिए कौमी असेंबली में ये आवाज उठाएं और इन लोगों को कराची के वोटर्स का हक नमक जिसे कहना चाहिए अदा करना चाहिए कि कराची के वोटर्स ने आपको असेंबली में भेजा जहां से आपको तनख्वाह मिलती है, जिस तनख्वाह की आप रोटी रोजी खाते हैं, उसको मैं हक नमक कह रहा हूं, और उसको हलाल करें। और कराची के अवाम के लिए भाई कौमी असेंबली में बात करें और सूबाई असेंबली में बात करें। पीटीआई के लोग करें, एमक्यूएम वालों पे तो फातिहा पढ़ लें, एमक्यूएम वाले तो नहीं करेंगे। एमक्यूएम वालों के तो घरों में जनरेटर लगे हुए, जितने बड़े बड़े एमक्यूएम के लीडर इस वक्त बैठे हुए हैं ना, या 8-10 अफराद हैं, इनके घरों में तो जनरेटर है, इनके घरों में तो इतना पैसा है कि सोने की ईंटें लगी हुई है। ये तो अरबपति शहरी बड़े रहे, ये थोड़ी आवाम के लिए निकलेंगे बाहर। ये बाहर निकलते हुए इनको पसीने आते हैं, ये गाड़ियों में बैठते हैं एसी चला के अपनी। इन कमीने लोगों का तो यह हाल है कि जो गरीबों की जिद्दोजहद करते करते खुद अरबपति हो गए और अब ये गरीबों को भूल चुके हैं। मेरे भाई, मेरे दिल बहुत भरा हुआ है, मैं इन लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूं। आपने देखा होगा मेरी जिद्दोजहद। मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूं नक्कारे खुदा के नाम से, हफ्ता इतवार को 11 बजे। उसमें मैं इन लोगों के सारी पोल पट्टियां खोल रहा हूं और बहुत मुझे अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरे सिर्फ 2 ही प्रोग्राम हुए। मैं आपको इन तमाम बातों से हटकर एक बात बताना चाह रहा हूं, और इस सेगमेंट को मैं इसका क्लिप मैं बनाऊंगा और चलाऊंगा। ये सेगमेंट वफाकी हुकूमत तक भी मैं भेजूंगा और आप भी इसको चलाइएगा, सोशल मीडिया पर चलेगा। मैं और फारूक सत्तार भाई, हम लोग पिछले कुछ अरसे पहले हमने एक विजिट किया थर कोल माइंस का। थर कोल माइंस, थर में जहां कोयला निकला है, और वो कोयला इतना है कि पूरी दुनिया में निकलने वाले कोयले के जखायर से ज्यादा वो कोयला है। और वो कोयले की तादाद इतनी है कैलकुलेशन के मुताबिक कि अगर उस कोयले से बिजली बनाई जाए तो 200 साल तक, मार्क माई वर्ड, 200 साल तक मुफ्त में बिजली फराहम की जा सकती है पूरे पाकिस्तान को। फिर प्लस ये बिजली हम नेबरहुड कंट्रीज को बेच सकते हैं। हम वहां गए, मैं और फारूक भाई, हमने वहां विजिट किया। वहां पे 13 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सुने, ये पीटीआई वाले सुने कि आपके पास थैले के अंदर जखीरा रखा है, आप हाथ डाल के वो नहीं निकाल रहे, भूखे मर रहे हैं। वहां पर मैं गया, वहां के जो पीडी थे उन्होंने हमें पूरी ब्रीफिंग दी। हमें उन्होंने बताया कि 13 ब्लॉक में से ब्लॉक नंबर 2 एंग्रो यूरिया वालों के पास है, 13 ब्लॉक में से। और सिर्फ ब्लॉक 2 में बिजली जनरेट होना शुरू हो गई है और ऑलमोस्ट 650 मेगावाट बिजली वो जनरेट कर कर नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। 650 मेगावाट बिजली बहुत थोड़ी सी होती है। हमारी जो डिमांड है पूरे पाकिस्तान की तकरीबन कोई 20,000 मेगावाट से ऊपर बढ़ चुकी है। लेकिन अगर एक ब्लॉक से एक कंपनी 650
मेगावाट बिजली बना रही है, तो बाकी 13 ब्लॉक में से 12 ब्लॉक में बिजली नहीं बन रही। भाई क्यों नहीं आप उन 12 ब्लॉक्स को बिड करते हैं, क्यों नहीं उन 12 ब्लॉक्स को बैरून मुल्की कंपनियों को देते हैं, और आप क्यों नहीं बिलावल भुट्टो साहब ये काम करते हैं कि बाहर से कंपनियां आए, यहां पैसा लगाए, कोयला निकाले, बिजली बनाए। अच्छा, वह टेक्निकल प्रॉब्लम्स ये हैं कि कोयले की ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी पड़ रही है, वहां रेलवे का निजाम नहीं है, कोयले को ट्रांसपोर्ट करना, बेचना और ले जाना बहुत मुश्किल है, वो कोयला गीला है, उस कोयले के अंदर सल्फर है, उस कोयले में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन एट द स्पॉट वो कोयला बहुत अच्छा काम आ रहा है। जब हम गए थे वहां पर दूसरा जो पावर प्लांट जनरेशन का लग रहा था, वो लक्की वन वाले लगा रहे थे। अब आप इससे अंदाजा लगाएं लक्की वन वाले क्या कर रहे थे। उस कोयले की स्मोक को सेव कर रहे थे, स्मोक बाहर नहीं जा रही थी। उस कोयले की बिजली बनने के बाद जो बचने वाली ऐश थी, जो उसका वेस्ट था, उसको वो सेव कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि ये जो बच रहा है ये सीमेंट बनाने के काम आएगा। यानी एक कोयले से कितना काम लिया जा रहा है, बिजली अलग बन रही है, जो वेस्ट है वो सीमेंट बनाने के काम आ रहा है। ओ अकल के अंधो, पाकिस्तान के हुक्मरानों, तुम लोग कहां बैठे हो भाई? आपका खजाना पड़ा हुआ है, तो खुद कहते हैं वहां पर कि थर बदलेगा पाकिस्तान, लेकिन आपने कभी सुना इस बात को? कभी टीवी पर, मीडिया पर सुना? किसी ने बोला? हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जाके वहां दौरा किया। हमारे पेट्रोलियम और वजारत के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने नहीं किया। देखें फराज भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थर में जाए, थर का कोयला निकाले, कंपनियों को बुलाए। चाइना की कुछ कंपनियां हैं वो वहां काम कर रही हैं, और इसी तरीके से एंग्लो यूरिया वाले काम कर रहे हैं, लक्की सीमेंट वाले ने काम शुरू कर दिया है। हर कोल माइन के 12 ब्लॉक डेड पड़े हुए, वहां से 1 इंच कोयला नहीं निकला है। उन पे काम करें, कोयला निकाले। जो वहां पर थर की किस्मत बदल रही है, थर के लोगों को रोजगार मिल रहा है, थर के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर थर का सिस्टम ही चेंज हो गया है। थर के झोपड़ा पट्टी खत्म करके वहां उन्होंने पक्के मकानात बना कर दिए, स्कूल और कॉलेज बना के दिया है उसी पैसों से जिससे वो बिजली बना के कमा रहे हैं। कि हुकूमत से 1 रुपया नहीं मांग रहे, और हर घर को थर की जहां से बिजली निकली है, जिस ब्लॉक के लोगों को उन्होंने रीसेटलमेंट किया है, खाली करा के नई जगह पर पक्के घर बना के दिए, हर घर को 1 लाख रुपया सालाना वो दे भी रहे। तो कितना हमारे पास कोयला है, लेकिन हमारे लोग उस पर काम नहीं कर रहे। ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेगमेंट को लोग सुने और वफाकी इदारों तक, वफाकी हुकूमत तक पहुंचाए कि थर में जाए, थर बदलेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। थर में बहुत कोयला है, थर में बहुत मौका है, बहुत बिजली है, सब रोना धोना खत्म हो जाएगा, बिजली फ्री में मिलेगी। लेकिन शाहिद भाई, अगर ये पहले से पूरी बिजली बनाने लगे तो जो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर आपकी और मेरी जेब काट रहे हैं, वो तो सिलसिला फिर खत्म हो जाना है ना, तो वो फिर कैसे चलेगा भाई? फराज भाई, फ्यूल एडजस्टमेंट तो छोड़ दे, जो ये बिजली के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे हुकूमती इदारों के लोगों के कमीशन है, वो खत्म हो जाएंगे। ये सोचे आप, तो बनने नहीं दे रहे, कह रहे यार सस्ती बिजली बेचेंगे तो हमारा कमीशन कहां जाएगा। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, एमक्यूएम के बहुत अहम लोगों ने, जिसमें साबिक गवर्नर और साबिक सिटी नाजिम शामिल है, कराची के अंदर सर्कुलर रेलवे जापान से आने वाला था। ये 2008-2009 की बात है। जापान के लाइट कोचेस, ट्रैक्स वगैरह डलने वाले सारी चीजें थी, लेकिन जापान ने ये कहा था कि जो भी बीच में फर्म थी, जो भी एनजीओ थी जो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा था हम पैसा 1 रुपया नहीं देंगे, हम आपको लगा कर देंगे, चला कर देंगे, 10 साल तक हम चलाएंगे, और जो हमने पैसा लगाया है वो कमाएंगे, और कमाने के बाद बाकी जो बचेगा 10 साल के बाद आप लोगों को गिफ्ट करके चले जाएंगे। तो साबिक गवर्नर और सिटी नाजिम ने कहा तो हमें इसमें क्या मिलेगा कमीशन? उन्होंने कहा कमीशन कुछ नहीं मिलेगा, ये तो आपकी पब्लिक के लिए है, मैस ट्रांजिट सिस्टम बना के देंगे, सर्कुलर रेलवे। उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए जिसमें हमें कमीशन नहीं मिलेगा। लाना तो ऐसे लोगों पर जिन्होंने ये किया, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है मेरे भाई। और एनक्यूएम के लोग थे, वो एनक्यूएम का साबिक सिटी नाजिम था, एनक्यूएम का साबिक गवर्नर था, अल्लाह माफ करे, तौबा। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे, महाजिरों को खास तौर पे। उस वक्त तो कहा जाता है क़यादत बहुत सख्त थी और बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ था इनके ऊपर क़यादत ने, तो क्या क़यादत ने टांगे नहीं खींची उस वक्त उनकी?
अरे क़यादत ने ही तो बर्बाद किया भाई। क़यादत पता नहीं सो रही थी, क्या कर रही थी। क़यादत को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तो आज भी बड़ा हैरान हूं। हमने बड़ी जानें दी, कुर्बानियां दी, हमने मारे खाई कि चलो सही हो जाएगा, लेकिन इन दी एंड पता चला कि जी कुछ सही होने वाला नहीं था। मैं जेलों में चला गया, 7 दफा मैं जेल गया हूं, आपको पता है। एक दफा मैं लापता रहा हूं। मतलब शायद भाई क़यादत से लड़ने की जो ये मुझे सजा मिली। जी। पिछली दफा जब आप बताओ के वापस आए थे, तो आपके आने के अगले दिन मेरे ख्याल में शायद कराची प्रेस क्लब पे आप आए थे, और आपके साथ मैंने बराबर में खड़े होकर प्रेस क्लब की मस्जिद में नमाज हमने पढ़ी थी। और जी उस वक्त मुझे बिल्कुल। अंदाजा था कि आप किस तरीके से आपको नमाज पढ़ते हुए देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि आपकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर किस किस स्टेपनी में तकलीफ हो रही होगी। तो वो मैं बड़े अच्छे से समझ सकता हूँ क्या कि बोले क्या थे। आपका, आप एक दिन पहले ही वापस आए थे, तो मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। अच्छा शाहिद भाई, एक चीज और मुझे बताएं, ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आज आप बड़ा जी खुल के बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे लिबर्टी ले रहा हूँ ये बात सवाल पूछने की, कि जरूर। ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एक मैसेज चलता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि भाई ये जो के इलेक्ट्रिक लूटमार कर रही है, तो उसके पीछे फलानी फलानी सियासी जमात के फलाने फलाने लीडर का भांजा भतीजा ये इतने लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, ये इतने करोड़ रुपए तनख्वाह ले रहा है, और ये सब ने अपने अपनी सेटिंगें फिट की हुई है के इलेक्ट्रिक में, जिसकी वजह से कोई आवाज नहीं बिल्कुल। उठा रहा। और उस जो बिल्कुल ऐसा सेटिंग है। नाम आता है उस लिस्ट में, वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का आता है कि फलाने मुत्तहदा लीडर कौमी मूवमेंट, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कुछ बड़े लोग, बड़े जिम्मेदार, वाकई उनका भांजा भतीजा जो भी है सब है, रिकॉर्ड पर सारी चीजें मौजूद हैं। और पीपल्स पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। पीपल्स पार्टी का भी इसमें बहुत बड़ा शेयर है। बिल्कुल और अल्लाह माफ करे, ये इसलिए तो कोई कुछ बोल नहीं रहा कि वो के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया कहती है भाई हम आपको कमा के दे रहे हैं ना यार, आप बस चुप रहे। अब या तो देखे कराची के आवाम निकले और के इलेक्ट्रिक के दफातर पे धावा बोल दें और सत्यानाश कर दें, इनकी इंतजामिया को उठा के बाहर फेंक दे सड़कों पे, या तो शायद ये भाई, हो एक दफा। आज का प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि कराची की आवाम ने आज पूरे दिन में शहर में 3-4 जगहों पे छोटे छोटे एहतजाज किए, हमने उसको कवर किया उन एहतजाजों को, और हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लावा फटने वाला है, बस कोई इनके पास सियासी क़यादत नहीं है, इनके पास कोई लीडरशिप नहीं है इनको गाइड करने के लिए प्रॉपर वे में, जिसकी वजह से लग रहा है कि ये लावा फट जाएगा। तो उस लावे को फटने से रोकने के लिए, इससे पहले कि ये जाके कहीं पे धावे बोल दें और जाके ये तितर बितर कर दें मामलात को, उससे पहले इनको अगर कोई लीडरशिप ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया जाए जो सीरियसली इनका केसेस यहाँ की सड़कों पे भी देखे और आला ऐवानों तक भी पहुंचाए, सही से निगोशिएट करे और इस मसले को हल करे। देखिए, दो मसाइल इस वक्त कराची को के इलेक्ट्रिक को लेकर है। पहला मसला जो है वो है ओवर बिलिंग, एक्सेस बिलिंग, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जहनी कर्ब का शिकार है। दूसरा मसला जो है ये लोड शेडिंग है, जो कि अनाउंस्ड इतने 5-5, 6-6, 7-7 घंटे की शुरू कर दी है। एक तरफ लोग कोरोना के जहनी तौर पे कोरोना से परेशान है, लॉकडाउन की वजह से लोगों की मईशतें खराब हुई हुई है, लोगों के घर की इकोनॉमी खराब हुई हुई है लॉकडाउन की वजह से। फिर ये जहनी कोफ को कोविड का, दुनिया कहती है, दुनिया की रिसर्च है कि भाई अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखें, नींद अच्छी करें ताकि आपका जिस्म जो है वो इस कोरोना से मुकाबला कर सके। हमारे यहाँ पे पूरी पूरी रात लोग के इलेक्ट्रिक को गालियां देते हुए जागते रहते हैं और कोसते हुए पूरी पूरी रात निकालते हैं, कहाँ से सोएंगे, कहाँ से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। ये सब एक ऐसी जगह पर लेके जाया जा रहा है कि अगर इनको आज कोई एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म, प्रॉपर क़यादत ना मिली, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर कराची की आवाम फिर किसी के कंट्रोल में आने के काबिल नहीं रहेगी। तो क्या आप अपने प्लेटफॉर्म से, आप लोगों की जो ORC का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से क्या इस पोजीशन में है कि कराची के अवाम को इस मुश्किल वक्त में एक क़यादत और एक प्लेटफॉर्म दे सकें कि इलेक्ट्रिक से लड़ने के लिए? देखिए, ये जो ORC का प्लेटफॉर्म है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन रेस्टोरेशन कमेटी, ये पहले मरहले में ये टेम्पररी हमारी कमेटी है, आरजी कमेटी है, जो MQM की अंदर जो ये फ्रॉड हुआ है फारूक भाई के साथ, और जिन लोगों ने MQM का स्ट्रक्चर तबाह किया है, इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्चर किया है, उन लोगों के खिलाफ ये एक जिद्दोजहद है। और मैं आपको ये एक गुड न्यूज़ दूं कि ये कोरोना की वजह से ये राब्ता कमेटी के चंद लोग जो कब्जा करके बैठे हैं, फारूक भाई को लीगल इन्होंने हटाया है, मुझे हटाया है, वो लोग इंशाअल्लाह इनका सारा हिसाब किताब लिखा जा चुका है। और राब्ता कमेटी के 20 से ज्यादा मेंबरान हैं जो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि ये जरा कोरोना का सिलसिला खत्म हो तो हम एक बड़ी गैदरिंग करें और वहां पर हम जमा हो और हम
इनका भांडा फोड़े और बताएं सारी चीजें। तो एक तो ये चीज है, तो एमक्यूएम वापस आ जाएगी और इंशाल्लाह फिर एमक्यूएम धोएंगे, हम एमक्यूएम को धो धुला के फिर एक अच्छी एमक्यूएम लेकर आएंगे और माजी की तमाम गलतियों की माफी मांगेंगे, हम मांगेंगे। हालांकि हमारे पार्ट पे वो गलतियां नहीं है, हमारी साबका क़यादत, साबका मौजूदा जो इस वक्त 8 का टोला बहादुराबाद पे बैठा है, वो ये लोग हैं। बहरहाल फिर भी हम लोगों से माफी मांगेंगे और लोगों को आगे का लाए अमल हम देंगे कि हम आगे अब एमक्यूएम को कैसे लेके चलेंगे और एक पूरा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं बाद, अभी हम फिलहाल क्या करते हैं। फिलहाल देखिए, मैं फारूक भाई से बात करता हूं, अगर हम इस पे कोई बड़ी कैंपेन बनाने की कोशिश करते हैं तो देखिए प्रॉब्लम सारी ये है, जो फैक्चुअल बात है कि लोग मरेंगे, लोग बिल भी भरेंगे, वरना बिजली कट जाएगी। ये बिजली अब अच्छा, ये भी तय हुआ था कि किसी की बिजली नहीं काटेंगे बिल ना अदा होने की सूरत में, लेकिन जी ये बिजली काटने भी पहुंच जाते हैं फौरन। अच्छा, अब लोगों की बिजली भी कटेगी, फिर वो बिल भी भरेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि अगर हम आज प्रेस क्लब पे मुजाहरा करें, आज हम ऐलान करें, तो मेरे भाई 500 लोग भी वहां जमा नहीं होंगे पूरे कराची से। जितने भी आप ले लें मुतासरीन को, आप इशारा दें, टीवी पे बोले, ये हमने किया भी है। पिछले दिनों हमने मुजाहरा किया था, वहां हमने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ और पानी के खिलाफ हमने मटके फोड़े थे, बहुत सारे हमने काम किए थे। अब देखें 1500 लोगों से तो कोई मुजाहरा नहीं होता। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तो तहरीर स्क्वायर जैसा मुजाहरा होना चाहिए, पूरे कराची के लोग आए और इनके दफ्तर में घुस जाएं और इनको मारें, ताकि के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया जान बचा के भागे और आइंदा आने वालों को ये एहसास हो कि भाई ये कराची है, कराची ये करवट लेता है तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाती है, ये जागता है तो पाकिस्तान जागता है, और अगर ये सो गया तो पाकिस्तान सो जाएगा। ये हमें बताना पड़ेगा कराची के अवाम को, और उस पर बिला शिराकते गैरे रंगो, नस्ल, पार्टी, कास्ट, क्रीड, जबान, मजहब हमें आगे आना पड़ेगा। जो कराची में रहता है उसको आना पड़ेगा, और फारूक भाई से हम कहेंगे इसको लीड करें, क्योंकि फारूक भाई देखे यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, गुज़िश्ता 40 साल से वो कराची की दुखती रग पर उनका हाथ है। उनको कराची के पानी का मसला पता है, उनको सर्कुलर रेलवे का मसला पता है, उनको बिजली का मसला पता है कैसे हल होगा, उनको कराची की हर आवाम के मसलों का हल पता है। वो बोलते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, लेकिन उनके हाथ में नहीं है वो जादू की झंडी, वो जादू की डंडी जिससे वो चलाए और मसले हल करें, वो किसी और के हाथ में है। तो फारूक भाई बेचारे बेबस और लाचार हैं और बेकस है, वो क्या करें। पहले हम अपनी एमक्यूएम वापस ले ले, सब यही कहते हैं भाई एमक्यूएम से तो तुम्हें निकाल दिया गया, एमक्यू तुम वापस नहीं ले सके, कराची का मसला क्या हल करोगे। हम अभी एक अजीब सी जहरी मखमसे की तजब्जुब की कैफियत में है कि किस चीज में हाथ डालें तो पाया तकमील तक पहुंचाएं, और फिर लोग इतना मुर्दा दिल हो चुके हैं। मैं कहता हूं कि ये 500,000 लोगों के मुजाहरे से कुछ नहीं होने वाला भाई, इसमें कम से कम 50,000 लोग चाहिए जो निकले और ऐसी की तैसी कर दे के इलेक्ट्रिक की, तब के इलेक्ट्रिक का दिमाग ठिकाने होगा। और ये बदमाशी कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं, ये स्लैब हटाकर अपनी मर्जी का टैरिफ लगाकर, मैं आपके सामने बैठा हूं यार, मेरे घर है, मैं क्यों 14 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिल पे करूं, क्यों? मेरे घर में क्या फैक्ट्री है, क्या मशीनें चल रही हैं? सोचना चाहिए लोगों को। फिर रात का टैरिफ अलग है, शाम 5 बजे से 10:30 बजे तक का टैरिफ अलग है, वो 20 रुपए से ऊपर है। यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस, हम कहां खड़े हैं, वेयर वी गोना रन, वेयर वी गोना हाइड, समझ में नहीं आ रहा, व्हाट वी गोना डू। ये क्वेश्चन है, लोगों को सोचना चाहिए। और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहूंगा, अगर फारूक भाई स्ट्राइक कॉल देते अगेंस्ट कि बिल ना भरो, 1 महीना बिल नहीं भरेंगे ना, इनको अंदाजा हो जाएगा के इलेक्ट्रिक को कितनी बिजलियां काटोगे भाई। अगर हम बिल ना भरने की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक चलाते हैं, तो फिर उस तहरीक को खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ कोई तहरीक ना समझा जाए। ये खालिसतन सिविल नाफरमानी की तहरीक होगी, वो सिर्फ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ होगी। जी नहीं, आई होप कि ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह कि मौजूदा वफाकी हुकूमत भी आज से कुछ साल पहले जब वो अपोजिशन में थी तो इसी किस्म की एक तहरीक चलाने की कॉल दे चुकी थी। तो आई होप कि वो इस तहरीक की सीरियसनेस को समझेंगे और इसको कोई नेगेटिव सेंस में नहीं लेके जाएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ समझा जाए। सॉरी, देखिए हुकूमत पाकिस्तान का तो आप मिस्टर क्या बोले, कभी वो कहते थे कि हम धरने देंगे हुकूमत गिरा देंगे, जब दूसरे धरने देते हैं तो वो कहते हैं धरना गलत है। फिर
वो खुद पीटीवी पे हमला कर दें, खुद पार्लियामेंट में घुसने की बात करें तो सही है, दूसरी पार्टी कहे तो गद्दारी है। हम पर केस है ना, मैं भुगत रहा हूँ ARY हमला केस, मशहूर 22 अगस्त वाला केस। हालांकि मैं उस दिन वहां था भी नहीं, लेकिन मुझ पर वो केस है। ARY तो चले एक प्राइवेट इदारा है, ARY वो केस वापस ले सकता है, लेकिन पीटीवी पर जो हमला हुआ है वो तो गवर्नमेंट का इदारा है भाई, रियासत पाकिस्तान का एक सुतून है। उस केस की तो इतनी शोर शराबा होता नहीं है कि जिन्होंने हमला किया, जिनकी वीडियो ऑडियो मौजूद है, जो कहते हैं बहुत अच्छा हो गया जी, कब्जा हो गया जी, हमने पीटीवी पे कब्जा कर लिया, मौजूद है ना। एक सदर बने हुए, दोनों गुफ्तगू करने वाले, एक सदर बने हुए, एक वजीर आजम बने हुए। ये तो इस मुल्क का निजाम है, अल्लाह माफ करे। कुछ जगहों पे पर जल जाते हैं शाहिद भाई। शाहिद भाई, पर जलने तो फिर गलत है ना, ये चीजें गलत है। लोगों को सोचना चाहिए, जो लोग हैं हम उनके साथ हैं, जो लोग काम करते हैं वो फिर ईमानदारी के साथ काम करें और अच्छे लोगों को आगे लाएं, करप्ट लोगों को नहीं लाएं। पाकिस्तान जब भी तरक्की करेगा। आज आप शुगर स्कैंडल देख लें, जहांगीर तरीन साहब आज गायब हैं, बाहर चले गए। उन्होंने अरबों रुपया लगाया, पैसे दे, सेनेटर खरीदे, सब कुछ किया, इलेक्शन कैंपेन चलाई, अरबों रुपया, और खरबों कमा गए चीनी में, और खरबों कमा के चले गए। आज चीनी की रिपोर्ट भी छप चुकी है, आज भी चीनी 80 से 90 रुपए किलो बिक रही है, चीनी की कीमत नीचे नहीं आई। ये तो नाअहल गवर्नमेंट है, ये तो हाल है वजीर आजम साहब को सोचना चाहिए। पहले ये कहते थे कोविड कुछ भी नहीं है, एक हल्का सा बुखार है, फ्लू है, लोग डरे नहीं। अब कहते हैं कि लोग इसको हल्का सा बुखार ना समझे। यार जिस शख्स की ये बातें होगी वजीर आजम की, मतलब रिकॉर्ड पर मौजूद है, इनकी मिमिक्री होती है, मेम्स इनके बनते हैं, लोग देख रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए यार, रिजाइन देके घर चले जाओ, मगर नहीं जाते, ढीठ है ये लोग। अल्लाह माफ करे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ताला ही निपटेगा इन लोगों से। बहरहाल आपके प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में होना हुआ चाहता है। आप और कोई सवाल करना चाहें या कोई कॉलर लेना चाहें? बस शाहिद भाई यही आपसे कहना था कि कराची की आवाम जो है इस वक्त तरस रही है और बड़ी मुश्किलात का शिकार है। उनको एक बेहतरीन किस्म की क़यादत की ज़रूरत है, और बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी क़यादत हो जैसे जो आज से कुछ सालों पहले वाली क़यादत थी, जो 1 2 3 कहती थी और पूरे कराची एक आवाज़ पे, जो वैसा मामला तो अब मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी बहरहाल उससे थोड़ा कम ही सही, लेकिन कोई ऐसी क़यादत हो जो कि कराची के इस मसले के लिए 1 2 3 कर दे। तो कराची की आवाम देख रही है, उसकी नज़रों की तरफ भी है। देखें 1 2 3 का टाइम गुजर गया, 1 2 3 के बाद आता है गो। रेडी 1 2 3 गो। अब गो का टाइम है, अब कुछ कर दिखाने का टाइम है। जो लोग इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, ये मेरा वाज़े प्रोग्राम है कराची के लोगों को, कि जो लोग ईमानदार हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं, क़यादत चलाने का हुनर रखते हैं, तंजीमी स्ट्रक्चर पर उनकी गिरफ्त है, NQM के कारकुनान और कराची की आवाम की नब्ज पर उनका हाथ है, और जो वो जानते हैं कराची कैसे चल सकता है, उन लोगों को अब ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, तभी कराची चलेगा। अगर उनको भी माइनस कर दिया जाए तो फिर कराची नहीं चलेगा। कराची को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। कराची की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आप करें, लेकिन हकायक को सामने रखते हुए करें, और कोशिश करें कि कराची की सोशल इंजीनियरिंग खुदा के वास्ते ना करें। कराची की सोशल इंजीनियरिंग करने के नताइज बहुत खराब निकलेंगे। कराची वाले जो चाहते हैं, कराची वालों को वो करने दें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को खत्म करें, और कराची की एक ऑर्गेनिक पार्टी मौजूद है, ऑर्गेनिक लीडरशिप आ जाएगी इंशाल्लाह। ये वादा है, हम सही करके दिखाएंगे। ये मेरा पूरी कौम से वादा है कि फारूक भाई को एक दफा आने दें, एक दफा MQM उनके हाथ में आने दें, हम करके दिखाएंगे, गो करके दिखाएंगे। 1 2 3 बहुत हो चुका, अब हम गो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शाहिद भाई, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना पूरा रोल उस वक्त भी अदा करेंगे जब आपके हाथ में तमाम पावर्स आएंगे पार्टी के, और उससे पहले जो इस मुश्किल वक्त में आवाम परेशान है, उस वक्त भी आप जो है इनको, कराची की आवाम को तना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कराची की आवाम को एक बहुत अरसे तक आपने लीड किया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग इस मुश्किल वक्त में कराची की आवाम को तना छोड़ दें, अकेला छोड़ दें। तो हम उम्मीद रखेंगे कि आप अपना ज़रूर इसमें कोई ना कोई रोल अदा करेंगे। जहां नेगोशिएशन की बात है कि इलेक्ट्रिक से किसी किस्म की
कानून साजी की बात है, वफाक से डिस्कशन की बात है, यहाँ पे अदालतों के कोई मामला की बात है। तो आई होप कि आप फारूक सत्तार भाई, आप लोग अपना रोल जरूर अदा करेंगे और कराची की आवाम को इस मुश्किल वक्त में जरूर रिलीफ पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल पहुंचाएंगे, बिल्कुल कर रहे हैं, इस पे कुछ ना कुछ काम करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने का शाहिद भाई। हमें दूसरा गेस्ट भी लेना था, बहुत लेकिन शुक्रिया। साथ में वो खुरम भाई, लेकिन 40 मिनट का प्रोग्राम हो गया, तो इंशाल्लाह उनसे नेक्स्ट प्रोग्राम में बात होगी। आपसे बातें इतनी कोई बात जबरदस्त होती रही, इतनी जबरदस्त चीजें होती रही कि टाइम का थैंक यू, पता ही नहीं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शाहिद इंशाल्लाह भाई। पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, कराची को बनाएंगे। जीए मुत्तहिदा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद शाहिद भाई। थैंक यू। जनाब, तो आपने देखा ये है हमारे साथ शाहिद पाशा साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से इनका ताल्लुक था, अभी भी है, लेकिन कुछ इख्तलाफात की बाइस ये फारूक सत्तार, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ कुछ पार्टी से थोड़ा सा अलग रह कर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और कराची के मसाइल पर इनकी गहरी नज़र है, जिसकी वजह से कराची के अंदर और कराची के मामलात के अंदर बहुत बड़ा रोल इनका आज भी बनता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि शाहिद पाशा भाई डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ मिलके इस मुश्किल वक्त में कराची के अवाम को कोई ना कोई रिलीफ देने की कोशिश करें। हमारे साथ रहने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, और हम शाहिद पाशा साहब को, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को इस मामले पे फॉलो करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि वो किस तरीके से कराची के इस मामले पे अपना रोल अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।